अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ जिसके नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डी चौक और जिना एवेन्यू पर मौजूद पीटीआई के मुजाहिरीन को पसपा होने पर मजबूर कर दिया, जबकि ऑपरेशन शुरू होते ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी कारकुनों को अकेला छोड़कर मानसहरा के लिए रवाना हो गए। क़यादत के जाने के बाद कारकुनों ने भी अपनी अपनी राह ली। गुज़श्ता रोज़ होने वाले ऑपरेशन के बाद वफाकी दारुल हुकूमत में मामूल की ज़िंदगी बहाल हो गई है। अलबत्ता कारकुनों की हलाकत से मुतालिक पीटीआई मुतज़ाद दावे कर रही है। वज़ीर आला गंडापुर सैकड़ों कारकुनों के हलाक और ज़ख्मी होने का कह रहे हैं और ख़ुद पर कातिलाना हमला होने का दावा भी कर रहे हैं। आज मानसहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने एहतजाज जारी ऐलान भी किया। जब भी हम जलसा करने की बात करते हैं, हमें जलसे की इजाजत नहीं मिलती, ना हमें अदालतों से इंसाफ मिल रहा है। ये धरना एक तहरीक है, खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा। जरूरी नहीं है कि हर वक्त धरने के अंदर अवाम हो। इन्होंने लोगों को गोलियां मारी, सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए, सैकड़ों लोगों को गोलियां लगी हुई है। अगर हमारे पे तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना देते। हमने इनका मुकाबला करना है, लेकिन तुम हमें मजबूर कर रहे हो। हम अगर तुम्हारे वाला वतीरा इख्तियार कर लिया, भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई, मेरे साथ इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम थी, उनपे भी हमला हुआ, तुम सब जवाब दोगे। और इस ऐलान के जवाब में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पीटीआई अगर दोबारा इस्लामाबाद आना चाहती है तो आ जाए, जबकि हलाकतों के दावे पर उनका कहना है कि अगर कोई शख्स मरा है तो उसकी तफसील सामने लाएं। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। अगर उनको रहना होगा तो एनओसी लेना पड़ेगा डीसी ऑफिस से। जब से वो भागे हैं प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। आप चले गए हैं, इज्जत के साथ चले गए, वो बेहतर है। मुझे बता दें कि किस पुलिस वाले के पास गन थी, कहीं एक फायरिंग की फुटेज बता दो, कुछ बता दो। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ, कौन सा बंदा आपका मरा है, कौन मरा है, क्या मरा है, कोई हमें डिटेल बता दो। वो ना कल बता सके, ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे कोई मिल जाए या कुछ हो जाए। कल भी चक्कर लगा रहे थे, आज भी चक्कर लगा रहे थे। हम कोर्ट में जाएंगे, पूरी रिपोर्ट चीफ कमिश्नर साहब जमा कराने लगे, कोर्ट को सारा बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ। ऑपरेशन से मुतालिक आज चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि एहतजाज के दौरान मुसल्लह मुजाहिरीन ने पुलिस और रेंजर्स पर हमला किया, जिसमें 3 रेंजर्स एहलकार शहीद और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 71 एहलकार जख्मी हुए। अफगानों समेत 900 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया और हथियार भी बरामद किए गए। इसके अलावा हुकूमत मुसलसल कह रही है कि ऑपरेशन में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कोई असलहा इस्तेमाल नहीं किया। इस्लामाबाद मार्च के हवाले से पीटीआई की क़यादत पर भी पार्टी के अंदर से तनकीद की जा रही है। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इस तमाम सूरत हाल में पंजाब के अवाम का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इंतशार पसंदों का साथ नहीं दिया, जबकि तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का ये कहना है कि मॉडल टाउन के बाद सानहा डी चौक हुकूमत के माथे का झूमर बन गया है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर अमरीका और एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी तशवीश है। इस तमाम तर सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि मुजाहिरीन को काबू करने के लिए क्या हुकूमत की हिकमत अमली दुरुस्त थी? सियासी दर्जा हरारत को कम करने की बजाय क्या गवर्नर राज और पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बातें करने से सूरत हाल बेहतर होगी या फिर ये मजीद खराबी का बायस बनेगी? इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, इस्लामाबाद में धरना कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार धरना दिया गया और पिछले कई सालों में धरने दिए जाते रहे और हर बार जो उस वक्त की मौजूदा हुकूमत होती थी वो बड़ी आराम से, बड़े मामले से, बड़े तरीके से मामलात को सुलझाती थी। 2013 में जब ताहिरुल कादरी साहब ने धरना दिया था तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बड़ा टैक्टफुली उसे हैंडल किया था। आप खुद उस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा थे, तो क्या अब की बार भी मामलात को सुलझाया नहीं जा सकता था? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि मुज़ाकरात ही डेमोक्रेसी का हुस्न और उसका हथियार होते हैं। डेडलॉक कभी भी डेमोक्रेसी को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं देते या वो कभी मसाइल का हल नहीं पैदा करते। सवाल यह है कि डायलॉग किससे? डायलॉग की तो हम कोशिश करते रहे खान साहब के साथ, जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इन जो हमें अलकाब वो देते हैं, गालियां देते हैं, वो कह के उन्होंने कहा मैं इनसे मुज़ाकरात नहीं करूंगा। जब उनकी हुकूमत चली गई, हमारी हुकूमत आई, फिर हमने कहा मुज़ाकरात करें, फिर खान साहब का यही रवैया था। जब हमने कहा, हम खान साहब के पास भी गए, बाकी जमातों के पास भी गए और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पांव रख दिया
कि मुज़ाकरात कर ले। हमने कहा था सुप्रीम कोर्ट को कि आप इस मामले में ना आए, ये एक सियासी इशू है, ये अदालतों का काम नहीं है। लेकिन बंदयाल साहब नहीं माने उस वक्त, और 1 हफ्ते का टाइम दिया गया जिसमें इमरान खान साहब को वीटो पावर दे दी गई थी कि उनका मुतालबा मानने की सूरत में ही सुप्रीम कोर्ट खामोश होती, वरना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी वाज़ेह थ्रेट थी। और उसके बाद फिर ये जो इलेक्शन हुआ, 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, 13 फरवरी को हमारी मीटिंग होती है सीईसी की, और उस सीईसी की मीटिंग में फिर हम फैसला करते हैं, मुश्किल हालात के अंदर फैसला करते हैं, अपने गिले शिकवे होने के बावजूद फैसला करते हैं कि हमें सियासी जमातों को बैठ के कोई रास्ता निकालना चाहिए, ये जो क्राइसिस खड़ा हो रहा है। उसके जवाब में क्या होता है कि रात को हमारी कमेटी बनती है मीटिंग खत्म होने के बाद, और अगले दिन सुबह खान साहब की तरफ से ऐलान आ जाता है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और एमके हमसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बाकी सबसे हो सकते हैं। तो मुज़ाकरात को हमेशा खान साहब ने इनकार किया। अब भी हम कह रहे हैं बार बार कि मुज़ाकरात का रास्ता निकालें, लेकिन वो कहते हैं जी हम फौज से मुज़ाकरात करेंगे। फौज मुज़ाकरात कर नहीं सकती कॉन्स्टिट्यूशनली, और वो फौज को भी एम्बैरस करते हैं, और वो सियासी मामलात को सियासत के जरिए हल नहीं करना चाहते। रही बात कि इससे पहली दफा वो आए थे तो उन्होंने आके डी चौक में क्या गुल खिलाए थे वो आपको पता ही है। पीटीआई ने जहां कहीं धरना दिया है या जलसा जुलूस किया है, उसकी रिकॉर्ड आपके सामने मौजूद है। उन्होंने क्या किया इस दफा, जो वो कह रहे थे कि हम कफन पोश जुलूस लेके आएंगे, और उन्होंने बाकायदा लोगों से हलफनामे लिए, उन्होंने लोगों को तैयारी कराई एक ऐसा सूबा जहां पे उनकी हुकूमत है पिछले कई सालों से, और उसमें उनके एमपीएज, एमएनए, सरकारी इदारे, बाकी सब वो लोग जो उनके साथ डायरेक्टली उनके ममनून हैं, उनकी एक बड़ी तादाद को लेके, सरकारी मशीनरी को लेके वो पिछली दफा भी कोशिश में हुए कि वो वफाक पे हमला आवर हों। ये अनप्रेसिडेंटेड है ना कि एक सूबाई हुकूमत वफाक की हुकूमत पे आके हमला आवर हो जाती है। ये वैसे ये वफाक पे हमलावर होना कैसे इससे साबित होता है? क्या इस्लामाबाद कोई किसी अलग मुल्क का हिस्सा है कायरा साहब, के वहां पर जाया नहीं जा सकता, एहतजाज नहीं हो सकता? मैंने ये नहीं कहा कि वहां एहतजाज नहीं हो सकता, मैंने कहा एक सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत पे हमला आवर हो जाती है। यकीनन इस्लामाबाद उनका भी है, हमारा भी है, आपका भी है, सारे मुल्क का है, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया और वो करना चाह रहे थे, जो उनके अज़्म और अज़ाइम थे, या माजी में भी उन्होंने किया। इस दफा उन्होंने अगर रेंजर्स के नौजवान मारे हैं या पुलिस के नौजवान मारे हैं, तो पिछली दफा भी वाहिद उन्होंने एक बंदा पुलिस का जो है वो शहीद कर दिया था। ये कोई नई बात नहीं है। क्या आपके सामने नहीं है हबीब साहब कि वो मुसल्ला जत्थे थे, उनके पास वेपन्स थे, फायरिंग करते हुए दिखाए गए। सवाल ये है कि अब ये अनडिनाएबल फैक्ट हो गया ना कि ये जो कुछ हम कह रहे हैं ये था। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, चलते चलते एक मामला आ गया कि गंडापुर साहब कह रहे थे हम जाएंगे, हम वफाकी हुकूमत पे कब्जा करेंगे, हम जिंदगी मुअत्तल कर देंगे, हम पाकिस्तान को चलने नहीं देंगे, और चौक करके हम अपने लीडर को निकालेंगे, नहीं तो हम अडियाला की दीवारें तोड़ देंगे, इतना बड़ा क्राउड लेके जाऊंगा। उसको रोकना इसलिए जरूरी था कि अगर उसको नहीं रोका जाता और इस सारे क्राउड को, जिस तरह पहले आपने इंट्रो में भी कहा, तो उनको जाने दिया जाता वहां पे, और ये सारा क्राउड वहां जाके जो यहाँ पे रेंजर्स और पुलिस को मार रहा है, वो वहां रेड जोन में जाके क्यों जाके पार्लियामेंट हाउस पे कब्जा ना कर लेता? माजी में भी इनका रिकॉर्ड मौजूद है। वो प्रेसिडेंट हाउस पे कब्जा क्यों ना कर लेता? वो सेक्रेटेरिएट पे कब्जा क्यों ना कर लेता? वो पाकिस्तान के सारे निजाम को डिस्टर्ब कर देता। तो ये उस वक्त हम बैठ के ये बातें कर रहे होते, अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता तो हम आपस में ये बहस कर रहे होते कि ये कैसी नालायक हुकूमत है कि इनको रोका ही नहीं है, इनको पता था ये होना है, फिर नहीं रोका। तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी थी। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने उन्हें कहा कि आप संजानी में, अच्छा एक और भी फर्क है, माजी में हम भी जाके धरने देते रहे इसी डी ग्राउंड में, हमें भी रोका जाता रहा, और हम जब हुकूमत में थे तभी लोग आके देते रहे, जिसका जिक्र आपने फरमाया, और भी कई धरने थे। लेकिन उस वक्त कानून नहीं था कि इस्लामाबाद में इस तरह जो जलसा जुलूस नहीं होंगे। अब एक बाकायदा कानून है। वो कानून अच्छा है, बुरा है, किसने बनाया है, किसके लिए बनाया है, उसकी इंटरप्रिटेशन जितनी मर्जी करे, बट दैट इज द लॉ। और उस लॉ के मुताबिक हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था। अब हमने कहा कि भाईजान, गवर्नमेंट आपको कह रही है कि आप संगजानी में जलसा कर लो, वहां सिट इन कर लो, नहीं माने। पहले संगजानी पे एग्री हो गए, हुकूमत ने ये सहूलत फराहम की और खान साहब इस पे राजी हो गए।
लेकिन उन्होंने कहा कि जी आपकी अहलिया हमारी ये बात नहीं सुनेगी, जो लगता यूं है, जाहिर ऐसा महसूस होता है। तो एक सो कॉल्ड एक बयान भी रिकॉर्ड हुआ खान साहब का, और उन्होंने आके, यानी गौहर साहब ने और सैफ साहब ने, दोनों जो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो एक एक पार्टी के चेयरमैन है इस वक्त, उन्होंने आके बुशरा बीबी को और गंडापुर साहब को बताया कि ये खान साहब का हुक्म है कि आप संविधानी पे कर लें, गवर्नमेंट इस पे राजी है। और ये अब सैफ साहब कह रहे हैं, उनके बाकी लोग कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ने कहा नहीं, मैं नहीं मानती, मैंने डी चौक में जाना है। पहले तो ये सुनते थे कि अपने लोगों की बातों को खान साहब वीटो करते हैं, अब खान साहब की बात को भी किसी ने वीटो कर दिया, ये किसका इख्तियार है? और अगर संगजानी में जलसा होता, सिट इन होता, ताकत का इजहार होता, 10 दिन बैठते, 5 दिन बैठते, रास्ते कब तक बंद रहते? अगर नॉर्मल हालात होते तो लोग आगे बड़ी तादाद में बैठते। अब वहां से इस इसरार पे फिर ये भी हुआ कि आगे रास्ते में पिशावर मोड़ के ऊपर भी था कि यहाँ बैठ जाइए, उन्होंने कहा नो। फिर 7th एवेन्यू पे गंडापुर साहब ने कहा मैं 7th एवेन्यू पे बैठते हैं, उन्होंने कहा नो। मेरा सवाल अब ये है कि जो कुछ हुआ, नुकसानात हुए, वहां पे लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस हुई, फायरिंग हुई, पुलिस के लोग मरे, रेंजर्स के लोग मरे, उनका क्लेम है हमारे मरे, उसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। लेकिन इस सारे कजिए का असल जिम्मेदार कौन है? कौन है वो जो कहता है कि मैं हुकूमत के सारी बातों को मुस्तरद करता हूँ, मैं पीटीआई की सारी बातों को मुस्तरद करता हूँ, मैं पीटीआई की मौजूदा क़यादत और पीटीआई के बानी चेयरमैन को जो जेल में बैठा है उन सब की बातों को मुस्तरद करता हूँ, और नहीं मैं टकराव करने जाऊंगा, मैंने रेड जोन में जाना ही जाना है। अगर वो इसरार ना करते तो ये सूरत हाल ना होती। कायरा साहब, इसका मतलब ये है कि अगर अब पीटीआई संगजानी आना चाहे, 7th एवेन्यू आना चाहे इस्लामाबाद के, या पेशावर बोर्ड पे आना चाहे, तो उसको इजाजत है, यहां तक धरने करने की इजाजत है? हबीब साहब आप भी बादशाहों वाली बात ही कर रहे हैं, मैं क्या कहूँ। एक सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए कोशिश की गई। कानून तो यह है कि आप इस्लामाबाद में इस तरह धरने नहीं देंगे, आइंदा कोई जमात नहीं, हम भी नहीं देंगे, कोई और भी नहीं देगा, ये कानून है ना। अच्छा, अगर उस कानून को वायलेट करके कुछ लोग आ गए तो उनको कहा गया बाबा यहाँ रुक जाओ, सेकंड स्टेप पे रुक जाओ। ठीक। अब तो ये सूरत हाल नहीं हो सकती, अब तो ये टॉलरेंस लेवल खत्म हो गया। अच्छा। मैं बार बार कहता रहा, मैं रिकॉर्ड पे हूँ इस बात पे, कई चैनल्स पे मैंने कहा था कि जब फोर्सेस के जवान जो होते हैं ये भी एक कबीले के मानद होते हैं, अगर इनके कुछ लोग जख्मी हो जाए या शहीद हो जाए तो ये भी कंट्रोल करने मुश्किल हो जाते हैं। आपने उनके लोगों को कत्लेआम कर दिया उनका, और इस तरह बेदर्दी के साथ आप रियासती कानून को सरेआम उल्टा रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कायरा साहब, ये पीटीआई के लोग, पीटीआई का इस पे मुख्तलिफ मौकिफ है, तो एक मौकिफ हुकूमत का है और एक उनका है, वो कहते हैं कि ये हमने ऐसा नहीं फरमाइए, आप फरमाइए क्या? जी, ये दो मुख्तलिफ मौकिफ है फिलहाल, क्योंकि दोनों मामलात की तफ्तीश नहीं हुई अभी तक। फरमाइए ना, ताकि मैं उसके ऊपर बात कर सकूं। जी, उनका मौकिफ है कि हमने नहीं ऐसा कोई भी इकदाम उठाया, हमने फोर्सेस के लोगों को नहीं मारा। इसका मतलब यह है कि जो फुटेजेस मौजूद हैं वो उनकी नहीं है, आपके लोगों ने इसको सर्टिफाई किया, वो नहीं है। तो रेंजर्स के जवानों को किसने मारा? रेंजर्स ने खुद मार दिया। आप ये कह रही? इसकी नहीं, मैं नहीं ये कह रही कायरा साहब, ये तो पीटीआई का मौकिफ है, ये पीटीआई का मौकिफ है। पीटीआई कह रही है कि पुलिस ने अपने पुलिस के जवानों को मार दिया और रेंजर्स ने अपने रेंजर्स के जवानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के उनको मार दिया, यही कह रहे हैं ना फिर? जी, एक 76 लोग आपके पुलिस के जख्मी हैं जो पड़े हुए हैं अस्पतालों में, कुछ अपने घरों में पड़े हुए हैं जख्मी, उनको जाके वेरीफाई कर लीजिए। कायरा साहब, ये जो हमारी सियासत में एक मुसलसल तनाव की कैफियत है, बल्कि मुहाजा राय की कैफियत है, क्या आप नहीं समझते कि जो 2024 का इलेक्शन है उसका भी कोई किरदार है, क्योंकि उसके मैंडेट पे शकूक व शुबहात का इजहार किया जाता है? हबीब साहब ये फरमाइए कि 2015 में किसका मैंडेट चोरी हो गया था कि वो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी, और फिर एक अदालती प्रोसेस भी हुआ, अदालत ने बाकायदा उसको खान साहब के कहने के मुताबिक उसका ऑडिट भी किया और कहा कि कोई हेरा फेरी नहीं हुई। जस्टिस नासरुल मुल्क साहब का आपको पता है ना, वो बेंच बना था। और उसके बाद उस इलेक्शन के अंदर 2018 के इलेक्शन के अंदर क्या हुआ, मेरी बात कितने थे आपको पता है ना?
प्री पोल रिगिंग कैसे हुई थी आपको पता है ना, हमारे साथ क्या क्या तमाशे किए गए आपको पता है ना। उस वक्त सब ठीक था, वो इलेक्शन सारे शफाफ थे। क्या हमने भी यही रास्ते इख्तियार किए थे? जो डस्का का बाय इलेक्शन हुआ था उसमें क्या हुआ था? क्या हमने ये रास्ते इख्तियार किए थे कि हम इस्लामाबाद पे धरने दे देते? हमारे साथ क्या हुआ था 2013 में? तो क्या हमने आके धरने दे दिए? आप गवाह है ना कि 2002 में हमारी जमात मेजॉरिटी में थी असेंबली के अंदर, हमारे 21 मेंबर्स को तोड़ के पैट्रियट बना के हमारे सामने बिठा के उनकी वफादारियां तब्दील कराई गई और एक एक वोट की अक्सरियत से जमाली साहब की गवर्नमेंट बनी। तो क्या हमने आके धावे बोल दिए थे? हमने बंदूकें उठा ली थी? कायरा साहब, हर सियासी जमात की हिकमत अमली मुख्तलिफ होती है ना। पीटीआई की अपनी हिकमत अमली है, पीपल्स पार्टी की अपनी हिकमत अमली थी। जिसकी हिकमत अमली पुरअमन होगी वो पुरअमन तरीके से टैकल होगी, जिसकी हिकमत अमली वायलेंट होगी, रियासत के पास क्या रास्ता है? अच्छा, आप क्या समझते हैं जी कि रियासत को क्या करना चाहिए था? रियासत को चाहिए था कि हथियार छोड़ देते, कहते जाओ जो करना है करो, आग लगा दो इस्लामाबाद को। चले कायरा साहब, अभी तो चले एहतजाज भी खत्म करा लिया, लोग भी वापस चले गए, अभी तक के लिए तो मामला सुलझा लिया हुकूमत ने। क्या हमेशा के लिए ये कजिया हल हो गया? ये मामला तो अभी भी जूं का तूं है ना, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो तो अभी भी मौजूद है। मैं एक और गुजारिश करूं, जूं का तूं नहीं रहेगा। मेरी दानिश में हो सकता है मैं गलत हूं, मेरी दानिश में अब गवर्नमेंट के पास भी टॉलरेंस वाला वो लेवल नहीं है जो पहले बर्दाश्त करते रहे। अब चीजों को और तरह देखना होगा और चलाना होगा। लेकिन एक और चीज देखिए जरा, कहा जा रहा है गंडापुर साहब, गंडापुर खैर बेएतबार बंदे हैं, उनका क्या कहें। बदकिस्मती ये है कि चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके लिए मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं कि उसके लफ्ज के एतबार नहीं किया जा सकता। अच्छा। और वो कह रहे थे कि मैं मार के निकलूंगा, मैं जनाजा कफन लेके जा रहा हूँ, और फिर हस्बे नवाज चले गए। कुछ बीबी कह रही थी वहां से हमने वापस नहीं आना। सियासतदानों के नहीं, सियासी बयान देखिए जी, मैं एक सियासतदान हूँ, ये मुझे गाली ना दीजिए प्लीज। अच्छा। जो हैं जिनके बयान गलत है ना उनको दीजिए। अच्छा। तो मेरा सवाल ये है कि गंडापुर साहब ने वहां पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मानसेरा में जाके, उसमें उन्होंने क्लेम किया है कि हमारे सैकड़ों कारकुनों को शहीद कर दिया गया, हमारे सैकड़ों कारकुनों को गोलियां लगी। ये नेचुरल है कि अगर सैकड़ों शहीद हो गए हों पर सैकड़ों जख्मी भी, ये बात लॉजिकल है ना कि बड़ा क्राउड है, उसके ऊपर आपने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। अगर शहीद इतने बड़े हैं, मेरी नजर में तो वो बेचारे भी, अगर कोई शहीद हुआ है, अगर कोई कारकुन आया हुआ है तो वो भी शहादत पाता है, इसलिए वो बेचारा तो इनोसेंट था। वो तो इसके बहकावे में आके कहीं पाकिस्तान की किस्मत बदलने चला था, वो तो शायद हमलावर ना हो तो लाने वाले थे ना। लेकिन सवाल ये है कि सैकड़ों वो डेड बॉडियां किधर गई? किसी अस्पताल में गए होंगे ना, किसी घर में गए होंगे ना, किसी जगह पे वो डेड बॉडियां लेके ट्रेवल किए होंगे ना, उनके कोई नाम होंगे। परसों कल से उनकी पूरी जमात लगी हुई है, अभी तक वो 8 नाम नहीं दे सके और वो कह रहे हैं सैकड़ों हैं। हबीब साहब ये फरमाइए, सैकड़ों लोगों के साथ सैकड़ों जख्मी हो जाते हैं तो कहीं अस्पतालों में जाएंगे ना, प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे, बुलेट इंजरीज है ना, वो अस्पतालों में जाएंगे, वो प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे, तो कहीं वो उसका कोई अलामत हो तो वो बता दीजिए। और अगर कोई इनके जख्मी है तो वो सामने आके कह रहे हैं कि भाई ये देखो हम जख्मी बैठे हैं, ये फुटेज है हमारी, ये तो सोशल मीडिया पे चल जाए। तो कोई लॉजिक तो बताइए ना, ये क्या है? वो डेड बॉडीज की कहीं अगर किसी अस्पताल में गई है सरकारी में तो उसकी ऑटोप्सी हुई होगी, उसकी और उन्होंने किया होगा पोस्टमार्टम, उसके बगैर तो बॉडियां नहीं देते। जी जी। और आप जानते हैं करम साहब, अल्लाह ना करे ये किसी के घर पे हो जाए, अगर खुदा न खास्ता किसी के इस तरह कारकुन शहीद हो जाए तो वो तो कोहराम आ जाता है, उनके घर वाले, उनके रिश्ते आबादार, उनके दोस्त अहबाब अस्पतालों में आ जाते हैं, उनकी बॉडियां लेने आ जाते हैं। किधर है वो? कायरा साहब, अब यहाँ से ऑनवर्ड अब सिचुएशन जिस तनाव का शिकार हो चुकी है, आप भी कह रहे थे कि किसी और तरीके से सोचना पड़ेगा, तो क्या पीपल्स पार्टी और या आपकी जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि सख्ती मजीद बढ़ाई जाए? हबीब साहब, सख्ती कभी मसाइल का हल नहीं होती। सख्ती गवर्नमेंट ने की नहीं, सख्ती करवाई गई है। मैंने तो पहले भी कहा ना कि पीटीआई को देखना होगा कि उनके साथ जो कुछ हुआ या हुकूमत के साथ जो कुछ हुआ या उनके लोग जो पकड़े गए, इस सारे कजिए का एक्चुअल जिम्मेदार कौन है? जो उनकी अपनी जमात के अंदर, जो उनकी क़यादत की बात भी नहीं मान रहा और कह रहा है कि मैं जिद करके वहीं जाऊंगा, तो उसके नतीजे में सब कुछ हो रहा है। और मैं ये भी बात कर रहा था कि ये कौन सी जमात है यार जो एहतजाज करने चली है, उनके 800-900 कारकुन पकड़े गए हैं या 500 पकड़े गए हैं,
वो जेलों में है, थानों में है, उन पे ऊपर केसेस बने हैं और एक भी लीडर नहीं है। आपको याद होगा जरदारी साहब आए थे, हमारे 74 एमएनए 70 एमएनए थे, बाकी पार्टी की सारी क्या हमारी गिरफ्तार जी। कौन सी तहरीक है जिसमें हमारे कारकुन नहीं, हमारे लीडर आगे होते हैं, कारकुन साथ जाने देने वाले होते हैं। ये कैसे है यार? हमने तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर, आपको याद होगा, इफ्तिखार चौधरी की तारीख में पीपल्स पार्टी तहरीक कर रही थी, चौधरी एतजाज हसन समेत हम सब फटड़ हुए पड़े थे, हम आगे थे और कारकुन हमारे पीछे थे। ये कौन से जमात के लोग हैं, कौन से लीडर हैं 24वीं सदी के आ गए कि ये एक बंदा भी वहां मौके पे मौजूद नहीं है, एक बंदा भी गिरफ्तार होने वालों में नहीं है, एक बंदा भी कारकुनों के साथ नहीं है। यानी कायरा साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर अब मामलात को सुलझाना है तो पीटीआई को भी अपने तर्ज अमल पे नजरसानी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आपने बड़ी मुनासिब बात कही, एग्जैक्टली यही मेरा व्यू है। मैं किसी सख्ती का कायल नहीं हूँ, सख्ती मसाइल का हल नहीं होती, डायलॉग मसाइल का हल होता है। लेकिन अगर इमरान खान डायलॉग करने को तैयार ना हो, एक बुनियादी मसला और भी है, वो है इमरान खान साहब की रिहाई। पीटीआई का ये ख्याल होता है कि इमरान खान साहब को शायद बतौर यरगमाल रखा गया, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उनके ऊपर केसेस है, वो अदालतों में चल रहे हैं, वो दीगर चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपको अंदाज़ा है कि अदालतों में बाज़-औक़ात फैसले कैसे होते हैं। तो वो भी एक मामला है ना जो पेचीदा किया जा रहा है सूरत हाल को। एक तो ये है कि अगर इमरान खान साहब अदालती प्रोसेस के जरिए नहीं, हुकूमत से रियायत लेके वो बाहर आना चाहते हैं, तो और एनआरओ किसको कहते हैं? यही एनआरओ होता है ना जी। अच्छा। दूसरी बात यह है कि उनके 3 मुतालबे हैं बड़े। एक कि इमरान खान साहब को रिहा करो, दूसरा कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है वापस करो, तीसरा 26वें आईनी तरमीम को रोल बैक करो। यही है ना जी बड़े मुतालबे। आप ये फरमाइए इनमें से कौन सा मुतालबा हुकूमत मान सकती है? देखिए, डिबेट तो सब पे हो सकती है ना, डेमोक्रेटिकली इन मुतालबात को करना या ये आवाज उठाना तो कोई जुर्म नहीं है ना। देखिए ना, वो डिबेट करने के तो मूड में ही नहीं है ना। वो तो कहते हैं ना ये प्री कंडीशंस हैं, गुफ्तगू करने की प्री कंडीशंस हैं। वो शराइत रख के गुफ्तगू करना चाहते हैं कि ये शर्तें पहले पूरी करो, फिर बैठ के बात करेंगे। ऐसा ही है ना? नहीं, उन्होंने मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि मुज़ाकरात कैदियों की रिहाई पहली शर्त रखी थी कि अगर इस पर अमल हो जाए तो फिर हम आगे बात कर लेते। नो, अच्छा। एक भी दफा ऐसा नहीं कहा। 3 मुतालबे, इनको पूरा करो तो बात करते हैं। मैं गारंटी से आपको कह रहा हूँ। तो एतमाद साजी के लिए अब कुछ तो फिर हुकूमत को भी करना चाहिए ना, कि कहीं तो थोड़ा सा कुछ, क्योंकि एतमाद साजी का बहुत ज्यादा फुकदान है। अच्छा, ये सारा कसूर हुकूमत का है। खान साहब की तरफ से तो बिल्कुल यह है कि आओ बैठो मुज़ाकरात करते हैं, वो तो तरले कर रहे हैं, वो तो हुकूमत को रिक्वेस्टें भेज रहे हैं। वो भाई 2018 से लेके आज तक बिल्कुल नहीं है हमारी तरफ से कोई सख्ती। मैं बयान करने लगा हूँ। अच्छा, वो क्या है? 2018 से लेके जब से खान साहब की हुकूमत आई, डे 1 बिलावल भुट्टो जरदारी असेंबली में खड़े होते हैं, पहली स्पीच करते हैं। वो कहते हैं इमरान खान हम अपने केसेस लड़ते रहेंगे, मुल्क बड़ा इस वक्त घिरा हुआ है मसाइल में, आओ मिल बैठ के मुल्क को आगे चलाते हैं, तुम चलाओ मुल्क, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके जवाब में गालियां। आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कोई जमात मसला हल नहीं कर सकती, सब जमातों को मिल बैठ के मुल्क के मसाइल का हल निकालना होगा, डायलॉग करें, गालियां। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, बाकी हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, गालियां। उसके जवाब में पूरे 4 साल गालियां देते रहे, और फिर हमारी हुकूमत आती है, फिर कहते हैं आओ बैठ के बात करते हैं। वो भी मैं अब दोबारा टाइम नहीं है, फिर मैंने वो सुनाऊंगा आपको पूरी स्टोरी कि कैसे खान साहब ने अपने वो सबूताज किए, डायलॉग जो इलेक्शंस के थे, वो जब जिसके ऊपर डेट तय हो गई थी, सारा कुछ तय हो गया था, खान साहब ने सबूताज कर दिया। फिर मैंने कहा ना कि हम इस दफा भी 2024 में 8 फरवरी के बाद 13 फरवरी को हम फिर बैठे, हमारी सीसी ने फैसला किया कि मुज़ाकरात करें। खान साहब ने फिर सबूताज किया। एक मौका, कोई एक जेस्चर इमरान खान का, एक जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैं पॉलिटिकल कुव्वतों से बात करता हूँ, मैं बैठ के बात करने को तैयार हूँ। उनका कोई बंदा कहता है बात करने को तैयार हूँ, और महमूद खान अचकजई साहब को इमरान खान साहब देते हैं मैंडेट, फिर मैंडेट वापस ले लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को मैंडेट देते हैं, वापस ले लेते हैं। अपनी तहरीक चलाने चलते हैं, उनको पूछते भी नहीं है। तो मैं सवाल तो ये कर रहा हूँ कि अब तो एक नया मसला खड़ा हो गया है कि खान साहब ने कहा संगजानी में जलसा कर लो और मुज़ाकरात करो, खुशा बीबी ने कहा मैं नहीं मानती। अब
पहले अपने बाकी लोगों की बात इमरान खान नहीं मानते थे, ठीक अब इमरान खान की बात बुशरा बीबी नहीं मानती, तो क्या करें, ठीक। कैसे करें? बिल्कुल मुज़ाकरात करने हैं, अच्छा, उसके अलावा कोई चारा नहीं। क्या पीपल्स पार्टी में ये सोच पाई जा रही है कि केपी में गवर्नर राज लगना चाहिए? देखिए, गवर्नर राज मेरी सोच या आपकी सोच या किसी और की सोच के तहत नहीं लगना। अच्छा, गवर्नर राज किसी खास हालात को टैकल करने के लिए, डील करने के लिए एक कानून है मुल्क का, और वो कोई अच्छा कानून नहीं है, लेकिन है कानून आइन के मुताबिक। लेकिन जिस तरह मुल्क के अंदर मुख्तलिफ हालात को टैकल करने के लिए कवानीन है, मुख्तलिफ जराइम को टैकल करने के लिए कवानीन है, इसी तरह सिचुएशंस को टैकल करने के लिए भी कवानीन है। तो ये उसी की एक कड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कैरा साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़िर, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना इजलास से आज खिताब करते हुए कहा कि कल इस्लामाबाद में जो फसाद बरपा हुआ था उसे एहसन तरीके से ख़त्म किया गया और अब हमें सख्त फैसले लेने होंगे। तो क्या लग रहा है आपको, हुकूमत अब आगे क्या करने जा रही है? पहले तो मैं ये समझ रहा था कि जो फसाद का लफ्ज़ है ये महज हमारे वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी के जहन की इख्तरा है। अच्छा, अगरचे मैं नहीं समझता कि वो इस तरह का लफ्ज़ ईजाद कर सकते हैं, उन्हें भी किसी ने बताया होगा। दूसरा, जो फिर कल गुफ्तगू फरमा रहे थे वज़ीर इत्तलात अता तारड़, उनके भी जहन रसा से मैं कुछ अंदाज़ा कर सकता हूँ, तो उससे भी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये लफ्ज़ इनका भी ईजाद करता नहीं है। तो आज वज़ीर आज़म ने जब फसाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मुजाहिरीन के लिए, अपने सियासी मुखालिफिन के लिए जब फसादियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो मुझे अब अंदाज़ा हुआ है कि शायद ये वज़ीर आज़म ने लफ्ज़ शायद अच्छा, वज़ीर आज़म ने ये लफ्ज़ अपने इन दोनों वज़रा को बताया होगा कि ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें। ये अच्छा, पाकिस्तान की लुगत में बिल्कुल एक नई चीज़ का इजाफा हो रहा है कि आप अपने मुखालिफिन को कभी इंतशारी कहें, कभी फितना कहें, कभी फसादी कहें, और उसके बाद आप ये तवक्को रखें कि जनाब आप जो है मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं या पॉलिटिकल मामलात को या सियासियत में इस्तेहकाम का इलाज कर सकते हैं। तो लिहाजा वज़ीर आज़म की गुफ्तगू उनके सियासी मनसब की बिल्कुल खिलाफ है। मुझे ऐसे लगता है कि वज़ीर आज़म को शायद अपनी इस डिक्शन पर गौर करना चाहिए, अच्छा, अगर वो गौर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो कह रहे हैं कि तम्मत बिल खैर हो गया, तो बिल्कुल तम्मत बिल खैर नहीं हुआ। अच्छा, ये इस्लाम मसाइल जूं के तू हैं। एक जब रियासत के पास जितनी ताकत होती है उसकी बुनियाद पे लोगों के आगे लग के भाग जाने का मतलब ये कतई नहीं है कि रियासत फतेहमंद हो गई। जीत रियासत किसी की की आबरू रखी गई है। लोग, हम एक पुलिस का सिपाही जो जिस्मानी तौर पे हमसे कमजोर भी हो, तो हम उसकी बात इसलिए मानते हैं कि उसने हमारी रियासत का निशान रखा होता हाँ, सही है, बात। उसने वर्दी पहन रखी होती है। हम उसके डंडे से इसलिए डरते हैं कि उस डंडे के पीछे हम समझते हैं कि कानून है और उसके पीछे रियासत की अथॉरिटी है। सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई इतना पागल है कि किसी के हाथ में बंदूक देख के भाग जाता है या किसी के गैस से भाग जाता है। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हम सब का है। इस मुल्क में वजीर आजम से इख्तलाफ करने वाले का रहने का भी हक उतना ही है जितना वजीर आजम का है। तो लिहाजा ये कहना कि उनकी हुकूमत को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है और वो फसादी है, मुझे तो ऐसे लगा है कि वजीर आजम ने ये अपने लोगों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। और वो जो कह रहे हैं सख्त फैसले करने होंगे, सख्त फैसले और क्या होते हैं? हाँ। सख्त फैसले और क्या होते हैं? सख्त फैसले आप अदालतों का कला कमा कर चुके हैं। आप ऐसे कवानीन उल्टे सीधे बना चुके हैं जो दरअसल एक ही शख्स को टारगेट किए हुए हैं या उस शख्स के हामियों को टारगेट किए हुए हैं। मुल्क के अंदर इंटरनेट पर पाबंदी इसलिए लगाई गई है कि आप अपने मुखालिफ सियासी नैरेटिव को सुन ही नहीं सकते। मीडिया पर अमली तौर पर पाबंदियां लगाई गई हैं, सेंसरशिप का शिकार है। तो उसके बाद आप ये कैसे कह सकते हैं और क्या सख्ती करनी, और भी करके देख लें। और सख्ती सिर्फ वजीर आजम क्या करेंगे, इनसे पहले भी कई दफा सख्तियां हुई हैं और कुछ सख्तियां तो खुद जनाब उन्हीं सख्तियों के नतीजे में सियासी वजूद बने। वो थी ज़ियाउल हक की सख्तियां। ठीक है, ज़ियाउल हक की सख्तियां भी तो हुई थी, जनरल मुशर्रफ की सख्तियां भी तो हुई थी। बहुत सारी सख्तियां पहले होती रही है, लेकिन ये जब पॉलिटिकल लोग इस तरह की धमकी दे या धमकी आमेज लहजा इस्तेमाल करें तो वो मुनासिब नहीं। अच्छा हबीब साहब, ये जो फाइनल कॉल का एहतजाज था, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या हासिल किया? एक तो ये है कि अगर किसी की तवक्को थी कि तहरीक इंसाफ आएगी
और वहाँ जमा हो जाएंगे और और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जेल से हेलीकॉप्टर पे लाए जाएंगे और वहाँ पे एक फातिहाना खिताब करेंगे। अगर तो इस तरह का अंजाम किसी के जहन में था तो मेरा ख्याल है फिर तो उसे सोच पूछना चाहिए कि भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या ज़मीन पे रहते हैं, चांद से तो नहीं आए, कि आपको यहाँ के मामलात का पता नहीं है। सियासी जमातों का जो एहतजाज होता है, ये एहतजाजी तहरीक होती है, वो कभी भी नाकाम नहीं होती। अच्छा। उसकी वजह यह है कि उसका बुनियादी मकसद ताकत के जोर पे मसला हल करना नहीं होता। उसका बुनियादी मकसद अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना होता है। और तहरीक इंसाफ की ये जो फाइनल कॉल सो कॉल्ड थी, इसने पाकिस्तान के अंदर तो जो एहतजाज रिकॉर्ड कराया सो कराया, खुद बल्कि हुकूमत ने उसकी मुआवनत की कि 2 सूबे बंद कर दिए 24 तारीख से पहले ही, और इस्लामाबाद जिस तरह पिंजरा बना दिया गया वो भी हमने देखा। अब जो पूरी दुनिया में जो एहतजाज हुए, पूरी दुनिया के दारुल हुकूमतों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो वहाँ रह रहे हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी, उन्होंने जो निकल के एहतजाज किए वो मामूली वाकया नहीं है पाकिस्तान की सियासी तहरीकों का। तो ये एक जमात की बनाई हुई और चलाई हुई इतनी बड़ी तहरीक, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके असरात आज आपको लग रहे हैं कि नहीं है, इसके असरात आप कल और परसों जब देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि ये एक सिलसिला वाकयात में कितनी अहम कड़ी थी। ठीक है, ठीक है। एक ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे मौलाना रहमान के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू की। मैं चाहूँगी कि कुछ 1-2 पॉइंट्स पर हम गुफ्तगू कर लें जो मौलाना ने बात की। अभी जब आप कमर ज़मान कायरा साहब से जो सवाल कर रहे थे, वही बात मौलाना फजलुर रहमान भी करें कि आज के जो हालात हैं ये 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से। इसमें क्या शक है, मौलाना के इस तज्जिए में की दुरुस्त होने में क्या शक है कि अगर 8 फरवरी को ये जो मामलात हुए जिस तरह अवाम के मैंडेट की धज्जियाँ उड़ाई गई और वो फैसला कबूल नहीं किया गया, तो उसके बाद कौन अक्लमंद है जो ये समझता है कि हालात काबू में आ सकते हैं या हालात नॉर्मल हो सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और अभी जो हमारे साबिक वजीर आज़म जनाब नवाज शरीफ के एक उन्होंने कहा कि मेरे भाई और दोस्त, पुराने दोस्त उनके जो तशरीफ लाए थे बेलारूस, तो जो उन साहब का भी, लौशंको साहब का भी मसला क्या है? मसला ये है कि उन्हें मुहज़्ज़ब दुनिया के बेशतर लोग, हत्ता कि उनके पड़ोसी भी उन्हें सदर नहीं मानते। वो कहते हैं कि उनका मुल्क को तो हम मानते हैं कि बेलारूस की एक अलग शनाख्त है, लेकिन हम इस सदर को नहीं मानते क्योंकि ये सदर जो है दुरुस्त इलेक्शन के साथ नहीं आया हुआ। अच्छा। दुनिया में इलेक्शन अब एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम बनता जा रहा है। हाँ, ठीक। दुनिया में इलेक्शन के बारे में ये कहना कि ये जनाब हमने चूंकि करवा लिया है तो जैसा भी करवा लिया है ठीक हो गया है, ऐसा नहीं होता। अब दुनिया में अगर आपने इलेक्शन करवाना है तो इलेक्शन का मतलब यह है कि फ्री एंड फेयर। तो मौलाना जो हमारा फजल रहमान साहब गुफ्तगू फरमाए, बिल्कुल और 100% मैं इससे मुत्तफिक हूँ कि ये वाक़या ऐसे ही है। जब तक ये 8 फरवरी का कुआं हम साफ नहीं करेंगे, उस वक्त तक अपने मुल्क के लिए इस्तेहकाम जो हमारे जहनों में हो तो हो, अदरवाइज खारिज में तो कोई इस्तेहकाम नहीं आता दिखाई देता। अच्छा अभी साहब, कुछ कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी आ जाती हैं जब कोई ऐसा एहतजाज होता है, जब कोई ऐसा वाक़या होता है। मौलाना भी आज कुछ ऐसी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा डी चौक पर जाने का पीटीआई ने ऐलान किया, इतने बंदोबस्त के बावजूद कैसे पहुंच गए, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। क्या उन्हें आने दिया गया, क्या खूरेजी के लिए रास्ता दिया गया, ये भी मौलाना सवाल उठा रहे हैं। देखिए, एक तो अहम बात यह है कि ये जो मौलाना का जो गुफ्तगू का ये वाला हिस्सा है, ये उन्होंने एक्चुअली इसमें थोड़ा सा पीटीए को भी लताड़ना, थोड़ा सिस्टम को भी लताड़ना, थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट को भी लताड़ना, जाहिर है उनकी एक पॉलिटिकल विजन है या उनका एक पॉलिटिकल अप्रोच है, तो उसमें उनका हक बनता है कि वो वाकयात की जो फौरी तौर पे हो तो उसमें अपनी उनकी तशरीह करे मन मर्जी की। और जैसे हमारी हुकूमत भी कर रही है, जैसे पीटीआई का इस्तेहकाक है, सबकी ये हक है। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि अगर हम पॉलिटिकली देखें, खालिस्तन पॉलिटिकली, और उसको गैर जानिबदारी से देखें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ गलती तो हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या डी चौक, शॉर्ट ऑफ डी चौक काम हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, ऐसा लगता है कि हो सकता था। अच्छा, लेकिन अब अगर दूसरी फ्लिप साइड पे आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि जो इमरान खान साहब की जिंदगी को हर वक्त खतरा लाहक रहता है,
क्योंकि हमने माशाल्लाह सियासत भी ऐसी कर ली हुई है ना कि इसमें अफराद को भरोसा नहीं है एक दूसरे पे रहा, जी अपने उन्हें यानी एक फर्द को दूसरे फर्द से या अपने सियासी मुखालिफ से ये अंदेशा भी रहता है कि उसे मार ना दिया जाए। तो इसका तो हम सबूत देख चुके हैं कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो उनके प्लेटलेट्स का वो गिरना शुरू हुआ था, तो उसके बारे में उनका खानदान ऑन रिकॉर्ड है कि उन्हें जहर दिया गया था या जहर दिया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मामला यहाँ तक पहुंच चुके हों तो फिर ये किसी भी जमात का अपने बानी अपने कायद के बारे में ये ख्याल या ये फिक्र कि उनकी जान को खतरा है तो इसको बेबुनियाद तो करार नहीं दिया जा सकता। तो लिहाजा बहुत सारे लोग ये समझते हैं पीटीआई के अंदर कि सिस्टम के ऊपर दबाव रखा जाएगा तो इमरान खान की जिंदगी भी महफूज रहेगी। अच्छा, वरना अगर खामोश हो गई पीटीआई तो फिर उसके बाद न जाने क्या हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे इस फिक्र में या इस खदशे में कोई हकीकत हो, लेकिन बहरहाल लोगों के जहन में ये ख्याल है। और तीसरी बात यह है कि पीटीआई का जो मोहतरमा जो बुशरा है, शायद जो इमरान खान साहब की अहलिया है, शायद उन्होंने उनका पहला सियासी कदम था जो और पहला ही शायद कुछ किसी दर्जे में उल्टा पड़ा है। इसके फवायद तो होंगे सियासी तहरीक के तौर पे, पॉलिटिकल इवेंट के तौर पे इसके फवायद तो होंगे, लेकिन बुशरा साहिबा को भी शायद ये ख्याल अब गुजरेगा, उन्हें भी सियासत की उस हार्श रियलिटी का पता चलेगा कि अब उनसे भी बहुत सारे लोगों का शिकवा है कि वो क्यों चली गई। बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है, बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है और पार्टी क़यादत के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, आपसे मुलाकात कल अल्लाह ने के पास।